70 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन काफी जबरदस्त होने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन ये 70 नंबर, और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है, देखिएगा एक बार, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन ये कहता है, डिजीज कोज्ड बाय इंसेक्ट वेक्टर स्पेशली मॉस्किटो दैट ब्रीड और फीड नियर वाटर आर यहां पर ये कट कर लीजिएगा, ये ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कहता है कि डिजीज कोज्ड बाय इंसेक्ट और वेक्टर, डिजीज किसके कारण से हो रही है, इंसेक्ट और वेक्टर के कारण से हो रही है। एक बार इसको मैं नीचे कर देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिएगा इंसेक्ट, डिजीज किसके कारण से हो रही है, इंसेक्ट वेक्टर के कारण से हो रही है, स्पेशली मॉस्किटो के कारण से हो रही है, ठीक है। जहां पर वो किसी पानी, जो आसपास का नियर पानी होता है वहां पर वो ब्रीड करता है और वहीं पर वो फीड करता है। समझ में आ रहा है ना। मान के चलेगा ये पानी है आपके आसपास, ये आपका घर है और आपके आसपास ये पानी है, और इस पानी में मच्छर आता है यानी मॉस्किटो आता है और यहाँ पर फीड करता है, यहीं पर ब्रीड करता है, और यही मॉस्किटो आपको बाइट कर लेता है, बाइट करने से वो डिजीज कंडीशन आपके अंदर हो जाती है। तो किस टाइप की डिजीज है, वो किस टाइप की डिजीज है, क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से है। और आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो आंसर आपको देना है। क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो आंसर आपको देना है क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जल्दी से आंसर देना है क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जल्दी कीजिएगा। पहला ऑप्शन यहां पर है, पहला ऑप्शन यहां पर ये है, देखिएगा पहला ऑप्शन है वाटर वास्ड डिजीज, सेकेंड ऑप्शन है वाटर रिलेटेड डिजीज, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर नन ऑफ दी अबव। चलेगा, आंसर फटाफट से देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर आपको देना है। डिजीज समझ में आ गई, डिजीज है जो कि कैसे कोज होती है, इंसेक्ट के बाइट होने से, यानी वेक्टर के थ्रू कोज होती है, जिसके अंदर स्पेशली मॉस्किटो के कारण से होती है। दैट ब्रीड और फीड नियर बाय वाटर, वाटर आसपास आपके आसपास है, वहां पर वो नीड और फीड करती है, ब्रीड करती है, उसके बाद वो आपको बाइट कर लेते हैं और आपके अंदर डिजीज हो जाती है। तो वो किस टाइप की डिजीज होगी, क्या वाटर वास्ट डिजीज है, क्या वाटर रिलेटेड डिजीज है, क्या दोनों है, या फिर नन ऑफ दी अबव है। जल्दी से आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कीजिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। ये वाटर रिलेटेड डिजीज है। कैसी है, वाटर रिलेटेड डिजीज है, क्योंकि यहां पर वाटर के अंदर मॉस्किटो आया, यहां पर इसने ब्रीड किया, यहां पर इसने क्या किया, ब्रीड किया, यानी ब्रीड कर मल्टीप्लीकेशन अपन कह सकते हैं, ब्रीड किया यानी रिप्रोडक्शन अपन कह सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने फीड किया, उसके बाद आपको बाइट कर लिया, और बाइट करने से आपको क्या हो गई, डिजीज कोज होगी। तो वेक्टर बोर्न जो डिजीज है वो कहां पर आती है, वाटर रिलेटेड डिजीज के अंदर आती है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है वो क्या है, यही है, बिल्कुल राइट आंसर है वो क्या है, यही है। चलेगा, क्या ऑप्शन नंबर बी, वाटर रिलेटेड डिजीज। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और काफी इंपॉर्टेंट है, 71 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, डिजीज कोज्ड बाय पुअर पर्सनल हाइजीन ड्यू टू वाटर शॉर्टेज, डिजीज कोज्ड बाय पुअर पर्सनल हाइजीन ड्यू टू वाटर शॉर्टेज, यानी वाटर की शॉर्टेज है जिसके कारण से कोई पर्सन है पुअर हाइजीनिंग में है, यानी हाइजीन नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी डिजीज किस टाइप की डिजीज है, पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, पहला ऑप्शन यहां पर है वाटर वास्ड डिजीज, वाटर वास्ड डिजीज। सेकंड ऑप्शन यहां पर देखिएगा वाटर रिलेटेड डिजीज, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखिएगा ए एंड बी बोथ, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखिएगा नन ऑफ दी अबव। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आंसर भी आपको बताना है, जल्दी कीजिएगा। चलेगा, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आंसर भी आपको समझ में आ गया। देखिएगा, क्वेश्चन ये कहता है कि पानी की शॉर्टेज है, वाटर शॉर्टेज है, यहां पर पानी नहीं है, पानी नहीं है तो कोई आदमी, कोई भी पर्सन नहाएगा कैसे, धोएगा कैसे, तो उसके कारण से
क्या होगा, पुअर हाइजीन उसकी होगी, और पुअर हाइजीन के कारण से वो बीमार होगा, और वो किसके कारण से होगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, साफ साफ लिखा हुआ है वाटर वॉश डिजीज। वाटर नहीं है तो वॉश नहीं होगा, और वॉश नहीं होगा तो डिजीज हो जाएगी। सिंपल सा इस तरीके से समझिए, वाटर नहीं है तो वॉश नहीं होगा, और वॉश नहीं होगा तो डिजीज कंडीशन हो जाएगी, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और वेक्टर बोर्न की बात की जाए तो वाटर होगा तो ही तो मच्छर आएंगे, तभी तो वेक्टर्स वहां पर होगा, तो ही तो डिजीज कंडीशन वहां पर होगी। इसलिए दोनों समझ में आ गए होंगे, और उम्मीद करता हूं आपको इसी तरीके से याद भी रहेगी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी सा क्वेश्चन होगा, सेम रिलेटेड है। देखिएगा क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन काफी इजी है। क्वेश्चन यहां पर यह कहता है वाटर रिलेटेड डिजीज एक्सेप्ट, क्वेश्चन समझ में आ गया, वाटर रिलेटेड डिजीज एक्सेप्ट, कौन सी डिजीज वाटर रिलेटेड है लेकिन एक्सेप्ट में निकालनी, यानी कौन सी डिजीज वाटर रिलेटेड नहीं है। वाटर रिलेटेड डिजीज कौन सी नहीं है, ये आपको निकालना है। फटाफट से बता दीजिएगा क्या आंसर है। पहला ऑप्शन यहां पर है डेंगू फीवर, दूसरा ऑप्शन यहां पर है फाइलेरिया, तीसरा ऑप्शन यहां पर है मलेरिया। जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या इसका सही आंसर होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि देखिएगा डेंगू जो कि एक मॉस्किटो से होता है, यहां पर मैं आपको एक पॉइंट है, ये डेंगू जो कि एक मॉस्किटो से होता है, किससे होता है, मॉस्किटो से होता है, मॉस्किटो बाइट से होता है, एडीज मॉस्किटो। फाइलेरिया ये भी मॉस्किटो यानी वेक्टर जनरेट है, मॉस्किटो वेक्टर जनरेट है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म आ जाता है आपका वाटर रिलेटेड में, वेक्टर्स आ जाते हैं वाटर रिलेटेड में। मलेरिया भी जो कि एक मॉस्किटो बाइट है, यानी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है प्लाज्मोडियम के थ्रू, तो ये तीनों वाटर रिलेटेड है, क्योंकि ये सब क्या है, वेक्टर बोर्न डिजीज है। लेकिन जो इसके बीज है ये क्या है, ये स्किन बीमारी है, जो आपकी स्किन की डिजीज है वो है। अब स्किन की डिजीज कब होती है, जब वॉश नहीं होगा, तो वाटर वॉश डिजीज के अंदर ये आती है। किसके अंदर आती है, वाटर वॉश डिजीज के अंदर, क्योंकि अब वाटर की कमी हो गई है, और वाटर की कमी हो गई तो वॉश नहीं हो रहा है, और वॉश नहीं हो रहा तो यहां पर क्या हो गया है, डिजीज कंडीशन हो गई है। तो वाटर वॉश डिजीज के अंदर आती है आपकी इसके बीज, बाकी ये सारे वेक्टर्स बोर्न डिजीज है, इसलिए ये सारे इसके अंदर है। लेकिन ये ऑप्शन गलत है, इसलिए आपका आंसर चला जाता है इसके बीज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आई थिंक समझ में आए होंगे, और दोनों क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आता है आपको वाटर रिलेटेड या फिर वाटर वॉश डिजीज तो आप इजीली उसको पहचान पाएंगे। चलेगा, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आए होंगे। तो यहां तक की जो ये यूनिट थी आपकी थर्ड यूनिट थी, फर्स्ट ब्लॉक के रिगार्डेड थर्ड यूनिट थी। अब जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो फोर्थ यूनिट के रिगार्डेड आएंगे, यानी एपिडेमोलॉजी के रिगार्डेड क्वेश्चन आएंगे। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ही वीडियो को, इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से सेशन आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहे और कंटिन्यूअसली इसी तरीके से आप बने रहे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 73 नंबर क्वेश्चन, काफी जबरदस्त काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। इन द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी डिटर्मिनेंट जनरली इंक्लूड, देखिएगा क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि जो एपिडेमियोलॉजी की आपकी डेफिनेशन है, जनरली उसके अंदर जो डिटर्मिनेंट्स अपन काम में लेते हैं, जनरली उस डिटर्मिनेंट्स को किसके लिए काम में लेते हैं, या जनरली जो डिटर्मिनेंट्स है जनरली इंक्लूड, इसके अंदर किसको इंक्लूड किया जाता है। जल्दी से आपका आंसर देना है, जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इसका सही आंसर होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, फटाफट कीजिएगा ताकि जल्दी से अपन आगे बढ़ सके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, इसके अंदर बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एजेंट, सेकंड ऑप्शन है कोजेज, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल मेजर, फोर्थ ऑप्शन है सोर्सेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है आपका, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है कोजेज। कोजेज को डिटर्मिनेंट्स के रूप में अपन एपिडेमियोलॉजी के अंदर इंक्लूड करते हैं, याद रहे भूलना नहीं है। और जो ये यूनिट अपन डिस्कस कर रहे हैं और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, और ऑलमोस्ट मैं कह दूं इस यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, इस यूनिट से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं उन्हीं में से ही पूछा जाएगा, यानी अप टू 100 क्वेश्चन यहां पर मैंने इस यूनिट से लिए हैं। और इस यूनिट्स के अंदर
इस यूनिट्स के अंदर जो क्वेश्चंस लिए हैं पूरी यूनिट को मोल्डेड करके क्वेश्चन बनाए, पूरी यूनिट को मोल्डेड करके क्वेश्चन बनाए। तो जो भी कैंडिडेट अभी जुड़ा हुआ है कंसंट्रेशन के साथ पूरे 100 क्वेश्चन इसके अंदर देखेगा, पूरे 100 क्वेश्चन को समझेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% आएगा और एक नहीं 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, इसलिए कंटिन्यूअसली बने रहे। और ये क्वेश्चन ये भी बता दूं मैं, ये क्वेश्चन आपको कोई बताने वाला नहीं है क्योंकि कहीं पर मेंशन नहीं है, ये क्वेश्चन आपकी मॉड्यूल से बनाए हुए क्वेश्चन है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और सेशन को लाइक और शेयर करके अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कर दीजिए कि वो इस सेशन से जुड़ सके। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 74 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ रिलेटेड स्टेट और इवेंट इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन सीधा सा है, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ रिलेटेड स्टेट इवेंट या स्पेसिफिक पॉपुलेशन, किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन, कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन है वहां पर हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड जो भी स्टेट है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी इवेंट है, उनका डिटर्मिनेंट करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहला ऑप्शन देखेगा सोशियोलॉजी अपन कहेंगे, सेकंड ऑप्शन देखेगा डेमोग्राफी हम कहेंगे, फिजियोलॉजी थर्ड ऑप्शन है फिजियोलॉजी, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर डी ऑप्शन है एपिडेमोलॉजी। और आई थिंक सबको पता होगा ये डेफिनेशन किसकी है, क्या सोशियोलॉजी की है, क्या डेमोग्राफी की है, क्या फिजियोलॉजी की है, क्या एपिडेमोलॉजी की है। जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और उम्मीद करता हूं सबको पता है, नहीं पता तो अब याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे उल्टा घुमा के पूछे चाहे सीधा पूछे, कैसे भी पूछा जा सकता है। चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है वो आपका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। एपिडेमोलॉजी की डेफिनेशन है ये, यूनिट ही क्या है आपकी एपिडेमोलॉजी, और इसकी जो डेफिनेशन है आप सबको याद होगी, नहीं याद है तो अब याद रख लीजिएगा क्योंकि एकेडमिक सेशन में भी काफी बार पढ़ी होगी कि द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड स्टेट और इवेंट इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन दैट नोन एज एपिडेमोलॉजी। आई थिंक आप सबको याद होगा, नहीं याद है तो अब याद रखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली रिपीट हो सकता है। तो एपिडेमोलॉजी की डेफिनेशन है, आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 75 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन काफी सिंपल सा है और आई थिंक सबको याद है। चलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आज तक ये मान के चलेगा 5 से 7 बार मैं एक क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूं आपके सेशंस के अंदर, इसलिए गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। चलेगा क्वेश्चन ये है, एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड ऑफ डिजीज कोजेशन रेफर्स, यानी एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड के अंदर बेसिकली कौन कौन से पार्ट आते हैं वो पूछा है। पहला ऑप्शन है यहां पर एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट। सेकंड ऑप्शन है यहां पर टाइम, प्लेस और पर्सन। थर्ड ऑप्शन है यहां पर सोर्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और ससेप्टिबल होस्ट। और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। चलेगा जल्दी से आंसर बताइएगा, फिर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा और वो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। चलिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर है एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट। देखिएगा एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड की अगर बात करते हैं अपन, एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड की बात करते हैं तो मैं बार बार बताता हूं, सबसे पहले होस्ट एनवायरमेंट सबसे पहले आपका एजेंट आता है, देन होस्ट आता है और देन एनवायरमेंट आता है, और तीनों ही आपस में इंटरेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? इंटरेक्शन। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है कि एपिडेमोलॉजी के अंदर जो एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो उसके बीच में डायरेक्टली रिलेशन होता है को इंटरेक्शन का, इंटरेक्शन का। कैसा रिलेशन होता है? इंटरेक्शन का रिलेशन होता है, जो कि बीपीसीसीएचएन के इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर जो एग्जाम हुआ है टर्म एंड कंडीशन का, टर्म एंड एग्जाम जो होता है उसके अंदर हुआ है, तो वो उसके अंदर डायरेक्टली पूछा है। तो आपको याद रखना है यहां पर जो इंटरेक्शन, यहां पर जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने के साथ यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, यहां पर क्वेश्चन पूछता हूं जो इन्फेक्शन चेन होती हैं उसके एजेंट है, इन्फेक्शन चेन
इन्फेक्शन चेन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं? बताइए, ऑप्शन सेम है, ऑप्शन यही 4 ऑप्शन है। इन्फेक्शन चेन के अंदर कौन सा ऑप्शन सही आंसर है? इन्फेक्शन चेन के रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से आपका आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? इन्फेक्शन चेन के रिगार्डेड में आपसे आंसर पूछा हूं, इन्फेक्शन चेन से रिगार्डेड आपका आंसर देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा फटाफट से। ऑप्शन सेम है, ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट। सेकंड ऑप्शन है टाइम, पर्सन और पैलेस। फोर्थ ऑप्शन है सोर्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड ससेप्टिबल होस्ट और असेसमेंट और होस्ट। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है असेसमेंट, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। जल्दी से आंसर बता दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है? चलिएगा, यहां पर अगर बात करें अपन इन्फेक्शन चेन के अंदर, तो इन्फेक्शन चेन के अंदर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहां पर जो इन्फेक्शन चेन होती है उसके अंदर अगर बात करें तो स्पेशली यहां पर सोर्स आता है, यहां पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन आता है, यहां पर ससेप्टिबल होस्ट आता है, इनके अलावा इटियोलॉजिकल एजेंट भी आता है। याद रखिएगा 4 एजेंट यहां पर आते हैं। इटियोलॉजिकल एजेंट अपन कह सकते हैं, इटियोलॉजिकल एजेंट यहां पर आता है। यानी बेसिकली इन्फेक्शन चेन की अगर बात करें तो 3 कंपोनेंट यहां पर इंक्लूड किए जाते हैं, इटियोलॉजिकल एजेंट, सोर्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और ससेप्टिबल होस्ट। 4 कंपोनेंट यहां पर काम में लिए जाते हैं, 4 कंपोनेंट यहां पर इंक्लूड किए जाते हैं इन्फेक्शन चेन के अंदर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कौन कौन से पार्ट होते हैं इन्फेक्शन चेन के। तो इन्फेक्शन चेन के पार्ट होते हैं इटियोलॉजिकल एजेंट, सोर्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और ससेप्टिबल होस्ट। ये 4 कंपोनेंट होते हैं इन्फेक्शन चेन के। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा क्या मैंने कहा है और क्या क्वेश्चन मैंने पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको समझ में आ गया। एपिडेमोलॉजिकल ट्राइड की बात की जाए तो एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट होता है, और अगर इन्फेक्शन चेन की बात की जाए तो सोर्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और ससेप्टिबल होस्ट या फिर एजेंट की ऑप्शन आंसर आता है। बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एम ऑफ एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी का एम बताना है आपको। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एपिडेमोलॉजी का एम होता है? एम मतलब जानते हो ना, टारगेट, गोल। चलेगा, बताइएगा एपिडेमोलॉजी का एम क्या है? चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर देगा एपिडेमोलॉजी के एम के रिगार्डेड। पहला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। सेकंड ऑप्शन देखेगा आइडेंटिफाई द इटियोलॉजिकल फैक्टर। थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा प्रोवाइड डाटा असेसमेंट टू द प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है? फटाफट से आंसर दे दीजिएगा कि एम ऑफ एपिडेमोलॉजी के रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन सही है। एम ऑफ एपिडेमोलॉजी के रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से आंसर देना है ताकि फिर अपन आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि एपिडेमोलॉजी की अपन बात करें तो एपिडेमोलॉजी की रिगार्डेड पहला ऑप्शन सही है, डिस्ट्रीब्यूशन और मैग्नीट्यूड ऑफ द हेल्थ एंड डिजीज बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन देखें तो आइडेंटिफाई द इटियोलॉजिकल फैक्टर को आइडेंटिफाई किया जाता है। और थर्ड ऑप्शन की बात करें तो प्रोवाइड डाटा एसेंशियल फॉर द प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन, ये भी सही है। बिल्कुल तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए आपका राइट आंसर जाता है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यूजेज ऑफ एपिडेमोलॉजी से रिगार्डेड। यूजेज ऑफ एपिडेमोलॉजी, एपिडेमोलॉजी का यूज आपको बताना है। जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन है टू स्टडी द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज, डिसेबिलिटी, इंजरी एंड डेथ। सेकंड ऑप्शन है टू मेक द कम्युनिटी डायग्नोसिस। थर्ड ऑप्शन है टू असेस द रिस्क फैक्टर ऑफ अ डिजीज इन अ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन के अंदर रिस्क फैक्टर वगैरह को क्या करना, असेस करना। चलेगा, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी से अब आंसर दे दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। यूजेज ऑफ एपिडेमोलॉजी यानी एपिडेमोलॉजी का यूज क्या क्या होता है ये आपको आंसर देना है, फटाफट से कमेंट करना है क्या इसका सही आंसर होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी,
ऑल ऑफ दी अबव। देखिएगा ये क्वेश्चन मैंने इसलिए टारगेट किए क्योंकि इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए एपिडेमोलॉजी का यूज क्या होता है, एपिडेमोलॉजी का एम क्या होता है। तो इसका भी यूज है स्टडी करना नेचुरल हिस्ट्री, डिजीज और डिसेबिलिटी और इंजरी और डेथ का, इनका स्टडी करना। उसके अलावा कम्युनिटी के अंदर कोई भी डिजीज कंडीशन है तो उसका डायग्नोसिस करना। उसके अलावा कम्युनिटी या पॉपुलेशन के अंदर कोई भी रिस्क फैक्टर है डिजीज से रिगार्डेड तो उनको असिस्ट करना, ये सारा काम होता है एपिडेमोलॉजी का। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आते रहे और सभी तक सेशन पहुंचता रहे। चलेगा, अब क्वेश्चन आया है काफी जबरदस्त। अब क्वेश्चन आया है काफी जबरदस्त। ये क्वेश्चन आपका गलत होगा क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं अभी तक जो भी है किसी ने नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा है तो बिल्कुल सही पढ़ा होगा क्योंकि मैंने बता दिया है प्रीवियसली सेशन के अंदर ऐसे क्वेश्चन मैंने काफी सारे सोल्व भी करवा रखे हैं प्रीवियसली काफी सारे सेशन के अंदर। तो देखिएगा क्वेश्चन यहां पर ये कह रहा है पैसिव कैरियर ऑल्सो नोन एज, जो पैसिव टाइप का कैरियर होता है उसको क्या कहते हैं, किस टाइप का कैरियर को कहते हैं, किसका अदर नेम है पैसिव कैरियर। क्वेश्चन समझ में आएगा ना, पैसिव कैरियर किसका अदर नेम है। पहला ऑप्शन है हेल्दी कैरियर, सेकंड ऑप्शन है कन्वेंसेंट कैरियर, थर्ड ऑप्शन है इंक्यूबेटरी कैरियर और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। और मैं कह सकता हूं, और जहां तक मैंने प्रीवियसली एग्जाम के पेपर देखे हैं, ये क्वेश्चन पेपर 2 से 3 बार पूछा है यहां से, इस टॉपिक से, यानी कैरियर से रिगार्डेड, जो हेल्थ डिजीज के रिगार्डेड जो कैरियर्स होते हैं उनसे रिगार्डेड 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहां से। ठीक है, 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा आपको समझ में आ जाना चाहिए। किस टाइप का कैरियर को अपन पैसिव कैरियर कहते हैं, जल्दी से आंसर देना है। किस टाइप के कैरियर को हम पैसिव कैरियर के नाम से जानते हैं, जल्दी से आंसर देना है। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है वो होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हेल्दी कैरियर। हेल्दी कैरियर को क्या कहते हैं, पैसिव कैरियर कहते हैं। हेल्दी कैरियर को क्या कहते हैं, पैसिव कैरियर कहते हैं। अब आप कहेंगे सर हेल्दी कैरियर क्या होता है, हेल्दी कैरियर मैं बताता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा हेल्दी कैरियर क्या होता है। मान के चलेगा कोई पर्सन है, मान के चलेगा ये कोई पर्सन है, ये किसी एजेंट के कॉन्टेक्ट में आया, किसी एजेंट के कॉन्टेक्ट में ये आ गया, आने के बाद ये एजेंट ने इसके अंदर एंट्री कर दी। एंट्री करने के बाद इस पर्सन के अंदर किसी भी टाइप का कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं हो रहा है, यानी इसको कोई प्रकार की किसी डिजीज कंडीशन नहीं हुई है, लेकिन ये उस कैरियर को किसी दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट कर सकता है, किसी दूसरे तक वो ट्रांसमिट कर सकता है। इसके अंदर कोई डिजीज नहीं है, इस पर्सन के अंदर कोई डिजीज नहीं है, कोई क्लिनिकल फीचर यहां पर देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ये दूसरे तक उस डिजीज को पहुंचाने का काम करता है। दिस टाइप ऑफ कैरियर इज नोन एज हेल्दी कैरियर, क्योंकि जो पर्सन है वो हेल्दी है लेकिन वो डिजीज को दूसरे में ट्रांसमिट करवा सकता है। ठीक है, इस टाइप का जो कैरियर होता है वो हेल्दी कैरियर होता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, 79 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा, समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, क्वेश्चन समझ में आएगा ना। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का कौन सा एग्जाम्पल है, जल्दी से आंसर आपको पता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं। चलेगा, पहला ऑप्शन देखेगा यहां पर टॉकिंग, सेकंड ऑप्शन यहां पर देखेगा किसिंग, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा कफिंग और फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखेगा ऑल ऑफ दी अबव। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की बात की जा रही है, कौन सा ऑप्शन सही है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से रिलेटेड। तो पहला ऑप्शन टॉकिंग है, दूसरा ऑप्शन किसिंग है, तीसरा ऑप्शन यहां पर कफिंग है और चौथा ऑप्शन यहां पर ऑल ऑफ दी अबव है। जल्दी से आंसर बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की बात की जा रही है। चलेगा, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वैसा नहीं है। डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं पूछ रहा है, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पूछ रहा है, यानी पर्सन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट हो रहा है। डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किसके अंदर होता है, जब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि किसिंग के अंदर जब किसिंग होती है तो उस टाइमिंग में पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होता है। टॉकिंग के अंदर नहीं है, टॉकिंग दूर से भी बात कर सकते हैं आदमी, दूर से भी आदमी बात कर सकते हैं। कफिंग है, कफिंग दूर से भी, कफिंग के थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर यहां पर मैं ऑप्शन डालता, अगर मैं यहां पर ऑप्शन डालता कि डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो फिर आप
सही थे, लेकिन यहां पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की बात की जा रही तो आपका आंसर जाएगा किसिंग पर। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन सब जब तक समझ में नहीं आया ऑप्शन भी नहीं समझ में आएंगे, और ऑप्शन समझ में आ गए तो फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फिर ये ऑप्शन समझ में आने चाहिए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन है, और 80 नंबर क्वेश्चन कहता है डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्टली हो रहा है, तो किस टाइप का मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जिसको डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, डिजीज के डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कौन सा ऑप्शन सही है, किसके अंदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट होता है। पहला ऑप्शन याद देखें, पहला ऑप्शन देखेगा व्हीकल बोन, सेकंड ऑप्शन देखेगा फूड बोन, थर्ड ऑप्शन देखेगा वेक्टर बोन, और फोर्थ ऑप्शन देखेगा ट्रांसप्लेसेंटल। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, 2 बार रिपीट हो चुका है बीपीसीसीएसएन के एग्जाम के अंदर। प्रीवियसली पेपर उठाकर देख लीजिएगा, उनमें आपको मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है और मिल जाएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, याद भी रखना चाहिए। चलेगा, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, डिजीज का डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, फिर इसका सही आंसर आपको पता चलेगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है ट्रांसप्लेसेंटल। डायरेक्टली मोड ऑफ ट्रांसमिशन माना जाता है ट्रांसप्लेसेंटल। अगर बात करें वेक्टर बोन की, अगर बात करें फूड बोन की, अगर बात करें वेक्टर बोन की, व्हीकल बोन की, तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आते हैं। किस में आते हैं? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आते हैं, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर वेक्टर बोन आ सकता है, फूड बोन आ सकता है, व्हीकल बोन आ सकता है, लेकिन ट्रांसप्लेसेंटल की बात करें तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर आता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी जबरदस्त है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कहता है डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द नेजल और नेजोफेरिंजियल सिक्रेशन और सलाइवा। देखिएगा क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द नेजल, नेजोफेरिंजियल सिक्रेशन या फिर सलाइवा। अगर सलाइवा के थ्रू या फिर नेजोफेरिंग्स के थ्रू जो भी सिक्रेशन हो रहा है उसके थ्रू, या नेजल्स के थ्रू जो भी सिक्रेशन हो रहा है उसके थ्रू अगर डिजीज ट्रांसमिट होती है किसी पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो उसको किस टाइप का ट्रांसमिशन कहेंगे। पहला ऑप्शन देखिएगा डायरेक्ट ट्रांसमिशन, सेकंड ऑप्शन देखिएगा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, थर्ड ऑप्शन देखिएगा ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, फोर्थ ऑप्शन देखिएगा नन ऑफ दी अबव। चलेगा, क्या कहेंगे, जल्दी से आपको आंसर देना है। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। अगर देखिएगा स्लाइवा है, अगर देखिएगा नेजोफेरियन सीक्रेशन है, अगर देखिएगा नेजल सीक्रेशन है, तो वो ड्रॉप के थ्रू ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा पाते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन उसको कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं थोड़ा जल्दी से चलेगा क्योंकि अभी काफी सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, टाइमिंग बहुत ज्यादा हो गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम्पल ऑफ वाटर बोर्न डिजीज। वाटर बोर्न डिजीज का एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है वाटर बोर्न डिजीज का, कौन सा एग्जाम्पल है? जल्दी से आंसर आपको देना है, क्या करेक्ट आंसर है? वाटर बोर्न डिजीज कौन सी है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है? ऑप्शन आपके सामने सिफिलिस, सेकंड ऑप्शन है आपके पास स्कैबीज, थर्ड ऑप्शन है आपके पास वुपिंग कफ। चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा क्या सही आंसर है, फटाफट कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है टाइफॉइड। टाइफॉइड एक कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर से होता है, आप सबको पता है। टाइफॉइड फूड और वाटर के कॉन्टामिनेटेड यानी कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें सिफिलिस की तो ये आपका होता है जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है, ये एसटीडी में शामिल होता है, एसटीडी में शामिल होता है, आप सबको याद होगा। उसके अलावा स्कैबीज
ये इसके बीच ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है। अगर वूपिंग कफ की कहे तो ये रेस्पिरेटरी यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसका होता है। जनरली ड्रॉपलेट अपन इसको कह सकते हैं, वूपिंग कफ जनरली ड्रॉपलेट के अंदर आ सकता है, ठीक है, याद रखेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या होगा, टाइफाइड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन करने का मजा आएगा, देखिएगा अब क्वेश्चन करने का मजा आएगा और 100% डेफिनेटली मैं आपसे कह दूं, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। यहां से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है, डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहां पर 83 नंबर क्वेश्चन है। द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज और इन्फेक्शन विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन ग्रुप इज कंसिडर्ड एज। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है मैंने सारे सेलेक्ट करके यहां पर रख लिए, सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके यहां पर रख लिए और यहां से मान के चले 5 से 7 क्वेश्चन है और 5 से 7 क्वेश्चन में से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, 100% एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। इसलिए याद रखिएगा, समझ के आंसर दीजिएगा। चलेगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस, कॉन्स्टेंटली कोई डिजीज प्रेजेंट है, इन्फेक्शन किसी स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया के अंदर, तो उस जोग्राफिकल एरिया के अंदर उसको क्या कंसीडर करेंगे। चलिएगा आंसर दिया, पहला ऑप्शन है एंडेमिक, सेकंड ऑप्शन है एपिडेमिक, थर्ड ऑप्शन है स्पोरियाडिक और फोर्थ ऑप्शन है पैंडेमिक। जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या करेक्ट आंसर इसका होगा। द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज और इन्फेक्शन विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन ग्रुप इज कंसिडर्ड एज। जल्दी से आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एंडेमिक होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एंडेमिक होगा। याद रखिएगा कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रह रहा है कोई इन्फेक्शन, कोई डिजीज कंडीशन किसी स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया के अंदर, तो आपका आंसर क्या जाएगा, एंडेमिक जाएगा। याद रखिएगा, भूलना नहीं है और 100% डेफिनेटली मैंने कह दिया है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसना ही फंसना है और कहीं पर भी आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे क्योंकि इजीली आपके मॉड्यूल से बनाए हुए क्वेश्चन है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है। यूजुअल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजीज विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। फिर वापस से स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया की बात की जा रही है, लेकिन यूजुअली की जा रही है, यूजुअली और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, पॉपुलेशन के किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर यूजुअली और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज है, तो उसको हम क्या कहेंगे। वापस से ऑप्शन वही है, एंडेमिक, ऑप्शन बी एपिडेमिक, ऑप्शन सी स्पोरियाडिक, ऑप्शन डी पैंडेमिक। जल्दी से आंसर बताइएगा क्या क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन मैंने यहां पर शामिल कर लिया है, इसलिए क्वेश्चन सेशन को अभी छोड़ना नहीं है, पूरा एंड तक देखना है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सारे क्वेश्चन मैंने मोल्डेड कर दिए इस सेशन से और यहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। अगर आपने छोड़ दिया तो बाद में बहुत आपको याद रहेगी कि क्वेश्चन हमें देख लेने चाहिए। चलेगा, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। वापस से एंडेमिक है, वापस से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एंडेमिक, वापस से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एंडेमिक। क्यों है सर एंडेमिक, तो आपको याद रखना है अगर यूजुअली बात की जाए, यूजुअली कोई भी डिजीज फ्रीक्वेंटली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ अगर डिजीज अवेलेबल है किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, तो वो होगी आपकी एंडेमिक। क्या है, यूजुअली की बात की जाए, जहां पर यूजुअली की बात की जाए वहां पर डायरेक्टली आपका आंसर जाएगा एंडेमिक पर। कहां जाएगा, एंडेमिक पर जाएगा। याद रहे, भूलना नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया, एंडेमिक। देख लीजिएगा, इसी टाइप के एंडेमिक के 2 क्वेश्चन अपने हो गए, दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा क्या हुआ है और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि सेल्फ बनाए हुए क्वेश्चन है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 85 नंबर क्वेश्चन है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। समझते हैं, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन समझ में आना चाहिए। देखिएगा, when the amount of disease present in a population remain stable for long period of time it consider। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर यह है कि कोई भी डिजीज है,
कोई भी डिजीज है when the क्या है, when the amount of disease present in a population remain स्टेबल रह रही है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर वो स्टेबल रह रही है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन सेम है, वही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखेगा एंडेमिक, सेकंड ऑप्शन देखेगा एपिडेमिक, थर्ड ऑप्शन देखेगा स्पोरियाडिक, फोर्थ ऑप्शन देखेगा पैंडेमिक। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, समझ में आ गया होगा आई थिंक क्वेश्चन। तो यहां से रिगार्डेड आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, जल्दी कीजिएगा क्योंकि टाइमिंग कम है, अभी क्वेश्चन काफी सारे हैं और सभी क्वेश्चन समझ में आने चाहिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो 85 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल 85 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। यानी एक बार फिर से राइट आंसर आपका होता है एंडेमिक, एक बार फिर से राइट आंसर हो गया आपका एंडेमिक। तो देखिएगा 3 क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए, तीनों क्वेश्चन के आंसर यहां पर एंडेमिक थे, लेकिन चेंजेस क्या रहा है, चेंजेस क्या रहा है सर, कुछ चेंजेस नहीं है। इसके अंदर ये कहा है कि कोई भी डिजीज अगर कुछ टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक स्पेसिफिक स्टेबल रह गई है तो वो डिजीज होगी आपकी एंडेमिक। क्या रह गई है, स्टेबल रह गई है, किसी कोई भी डिजीज, कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिजीज है जो कि एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, एक पॉपुलेशन के अंदर स्टेबल रह गई है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको स्टेबल है लेकिन वो ऊपर नीचे नहीं हो रही है, ना तो उसकी रिस्क ज्यादा बढ़ रही है ना उसकी रिस्क कम हो, एक स्टेबल स्टेज पे रखकर वो क्या हो गई है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर रह गई है, तो उसका आंसर आपका क्या हो गया, एंडेमिक हो गया। ठीक है, एक टाइप तो ये हो गया इस क्वेश्चन का। दूसरा टाइप अगर अपन देखें तो इसके अंदर हमने कहा था कि यूजुअली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज है, यूजुअली की बात की जा रही है तो आपका आंसर क्या जाएगा, एंडेमिक जाएगा। तो इसमें यूजुअली बात आई है। उसके अलावा तीसरा टाइप जो क्वेश्चन का था उसके अंदर कहा था साफ साफ की प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टेंटली कोई डिजीज कंडीशन या इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो उसके अंदर अपने आंसर लगाया एंडेमिक। तो 3 चीजें याद रखनी है आपको, एक तो कांस्टेंट प्रेजेंस, दूसरा आपको याद रखना है यूजुअली और फ्रीक्वेंसी, यूजुअली फ्रीक्वेंसी क्या याद रखना है, यूजुअली फ्रीक्वेंसी, और थर्ड याद रखना है स्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम। तो तीनों के अंदर अगर ऐसा देखने को मिला है तो आपका आंसर जाएगा डायरेक्टली एंडेमिक। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है हर बार। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 85 नंबर क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 86 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन समझते हैं और आंसर आपको देना है फटाफट से, क्योंकि क्वेश्चन भी सेम लाइक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन वैसा है लेकिन आंसर भी वैसा ही हो सकता है या अलग हो सकता है, वहां पर डिपेंड करता है आप कितना समझते हैं। देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन are affected out of proportion to the routine occurrence of a disease in a specific population। देखिएगा लार्ज नंबर ऑफ पर्सन यहां पर अफेक्टेड है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, जितना प्रोपोर्शन है उसका आउट ऑफ प्रोपोर्शन वहां पर लार्ज नंबर अफेक्टेड है इन रूटीन अकरेंस ऑफ डिजीज इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, क्या कहेंगे। चलेगा ऑप्शन नंबर ए है एंडेमिक कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी है एपिडेमिक कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी है स्पोरियाडिक कहेंगे, और ऑप्शन नंबर डी है पैंडेमिक कहेंगे। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, फिर इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा। चलेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, जल्दी कीजिएगा क्योंकि टाइमिंग कम है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन समझ में आ गया है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। यहां पर एपिडेमिक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एपिडेमिक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पर्सन यहां पर अफेक्ट हो रहे हैं। कितने लार्ज नंबर ऑफ पर्सन यहां पर अफेक्ट हो रहे हैं, किसी एक एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन से भी ज्यादा लोग यहां पर अफेक्टेड हो रहे हैं एक रूटीन अकरेंस के बाद भी। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहां पर क्वेश्चन क्या गया, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन यहां पर अफेक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन यहां पर अफेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी एपिडेमोलॉजी का टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है दैट इज एपिडेमिक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एपिडेमिक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा समझते हैं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, अकरेंस ऑफ
unusual frequency of a disease above the expected frequency of occurrence in a specific population, place और time। समझ में आएगा क्वेश्चन? ये कह रहा है अनयूजुअल फ्रीक्वेंसी हो रही है। देखिएगा दो क्वेश्चन अपने पढ़ लिए, एक यूजुअल फ्रीक्वेंसी थी, एक अनयूजुअल फ्रीक्वेंसी है। तो अनयूजुअल फ्रीक्वेंसी के लिए अगर अकरेंस ऑफ डिजीज है लेकिन अनयूजुअल फ्रीक्वेंसी है अबाउ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, प्लेस और टाइम। अगर प्लेस और टाइम और पॉपुलेशन के अंदर अपन देखें जिसमें अनयूजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज हो रही है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन देखेगा एंडेमिक कहेंगे, दूसरा ऑप्शन देखेगा एपिडेमिक कहेंगे, तीसरा ऑप्शन देखेगा स्पोरियाडिक कहेंगे और चौथा ऑप्शन देखेगा पैंडेमिक कहेंगे। जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या कहेंगे? जल्दी कीजिएगा। एन अनयूजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज अबाउ द एंडेमिक अबाउ द, क्या लिखा है? occurrence of unusual frequency of disease above the expected frequency of occurrence in a specific population, place, time और population। जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा, एपिडेमिक होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिएगा अगर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बात की जा रही, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट है, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन या पॉपुलेशन क्या हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन क्या है, अफेक्ट हो रही है, क्या हो रही है, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा? एपिडेमिक रहेगा। और अनयूजुअल फ्रीक्वेंसी है, अनयूजुअल फ्रीक्वेंसी है तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? एपिडेमिक रहेगा। लेकिन अगर कह दिया कि यूजुअल फ्रीक्वेंसी है, अगर कह दिया कि यूजुअल फ्रीक्वेंसी है तो फिर आपका एपिडेमिक नहीं होकर क्या होगा? एंडेमिक होगा, क्योंकि यूजुअली किसके लिए काम में आता है? एंडेमिक में आता है। और अनयूजुअल किस में काम आता है? वो अनयूजुअल किसके काम में आता है? वो किसके अंदर काम में आता है? एपिडेमिक के अंदर आता है। अनयूजुअल किसके अंदर काम में आता है? अनयूजुअल एपिडेमिक में आता है और यूजुअल एंडेमिक में आता है। इतना सा कंफ्यूजन दूर रखना है आपको। अगर यूजुअली की बात की जा रही, किसकी? यूजुअल की बात की जा रही, किसकी बात की जा रही? यूजुअल की, यूएसई, यूजुअल की बात की जा रही है तो वो होगा आपका एंडेमिक। क्या होगा? एंडेमिक होगा। अगर अनयूजुअल की बात की जा रही है, अनयूजुअल की बात की जा रही है तो फिर वो आपका एपिडेमिक होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो यूजुअल अनयूजुअल में कंफ्यूजन नहीं होना है। यूजुअल की बात की जाएगी तो आपका एंडेमिक होगा और अनयूजुअल की बात की जाएगी तो आपका एपिडेमिक होगा। चलेगा, लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आउटब्रेक टर्म यूज फॉर। आउटब्रेक जो होता है, अचानक से आउटब्रेक जो हो रहा है उसको किसके लिए काम में लेते हैं? कौन सा टर्मिनोलॉजी होता है आउटब्रेक के रिगार्डेड? आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है। आउटब्रेक से रिगार्डेड आपसे क्वेश्चन किया गया है, जल्दी से आंसर देना है। फर्स्ट वन ऑप्शन है यहां पर एंडेमिक, सेकंड वन ऑप्शन है यहां पर एपिडेमिक, थर्ड वन ऑप्शन है स्पोरेडिक, फोर्थ वन ऑप्शन है यहां पर पैंडेमिक। जल्दी से आंसर देना है, फिर इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। चलेगा, 88 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका बिल्कुल जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। एपिडेमिक कहते हैं, आउटब्रेक जो होता है उसको एपिडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आउटब्रेक टर्म जनरली एपिडेमिक के लिए काम में लेते हैं। जनरली आउटब्रेक की बात की जा रही है तो एपिडेमिक के लिए काम में लेते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, भले याद नहीं रहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, समझिएगा। मैंने कोशिश किया है समझाने की, अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से सेशन को देख सकते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन आता है, हर बार यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम में होने वाला है। चलेगा, क्वेश्चन है 89 नंबर और क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं और फिर आंसर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन ये है, व्हेन अ डिजीज इज अकर इन स्कैटर्ड पॉपुलेशन irregularly and haphazardly from the time to time and generally frequently, then it
देखिए क्वेश्चन सिंपल सा यहां पर है, 2-3 टर्म आई है और ये 2-3 टर्म आपको याद है तो क्वेश्चन का आंसर आपको याद है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला ऑप्शन देखेगा, पहला ऑप्शन यहां पर है एंडेमिक, दूसरा ऑप्शन यहां पर देखेगा एपिडेमिक, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा स्पोरियाडिक और फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखेगा पैंडेमिक। क्या करेक्ट आंसर है पहले आंसर बताएगा, फिर मैं डिटेल से आपको इसको बता दूंगा क्या इसका सही आंसर होना चाहिए और क्यों सही आंसर होना चाहिए। जल्दी आंसर दीजिएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। स्पोरियाडिक की बात की जा रही है, देखो स्पोरियाडिक का जो जनरल मीनिंग होता है, अगर अपन इसका जनरल मीनिंग भी देखें ना, जनरल मीनिंग अगर इसका देखें तो इसका मीन्स होता है स्केटर्ड होना, यानी बिखरा हुआ रहना। स्केटर्ड रहना मतलब बिखरा हुआ रहना। स्पोरियाडिक मतलब ही, स्पोरियाडिक का जो जनरल मीनिंग होता है, अपन जनरल मीनिंग अगर इसका देखें तो इसका मीन्स होता है स्केटर्ड, यानी स्केटर्ड ऑफ पॉपुलेशन या फिर इरेगुलर, दोनों ही इसका मीनिंग अपन कह सकते हैं, स्कैटर्ड ऑफ पॉपुलेशन या फिर इरेगुलर। इरेगुलरली अगर होता है, कोई रेगुलरली पैटर्न यहां पर फॉलो नहीं होता है, कोई फ्रीक्वेंसी रेगुलरली यहां पर नहीं होती है, इन फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी जनरल इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इन फ्रीक्वेंसी होती है। देखिएगा 3 पॉइंट मैंने यहां पर गोले मारे, 3 वर्ड मैंने यहां पर गोले मारे, अगर तीनों वर्ड आपको समझ में आए तो आपका आंसर तैयार है। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मींस होता है स्पोरियाडिक, इरेगुलरली मींस होता है स्पोरियाडिक, और जनरल इनफ्रीक्वेंसी मींस होता है स्पोरियाडिक। तीनों वर्ड स्कैटर्ड को शो करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आती है तो फिर स्कैटर्ड नहीं आता है, क्योंकि रेगुलरिटी आती है तो फिर स्कैटर्ड नहीं आता है, ये स्पोरेडिक नहीं आता है, और स्कैटर्ड की बात नहीं की जाती तो फिर स्पोरेडिक नहीं आता। अगर तीनों वर्ड में से एक भी वर्ड आपके डेफिनेशन के अंदर घुसा हुआ है तो आपका डायरेक्ट आंसर जाएगा स्पोरेडिक पर, क्योंकि अगर स्कैटर्ड पैटर्न में पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है डिजीज के कारण से तो आपका आंसर जाएगा स्पोरेडिक। अगर इरेगुलर पैटर्न में अफेक्ट हो रही है पॉपुलेशन तो आपका आंसर जाएगा स्पोरेडिक, और अगर इन फ्रीक्वेंसी के रूप में हो रही है, इनफ्रीक्वेंटली हो रही है तो आपका आंसर जाएगा स्पोरेडिक। 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, स्कैटर्ड, इरेगुलर और इनफ्रीक्वेंसी, तीनों से आपको डायरेक्टली याद रहेगा स्पोरेडिक। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 90 नंबर क्वेश्चन, और आई थिंक ये क्वेश्चन तो आप सबको याद होगा। क्वेश्चन यहां पर ये है, नो स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ द अकरेंस of the disease in the population with respect to time and place। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये कहता है कि किसी भी प्रकार का कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का, एक मिनट, किसी भी प्रकार का नो स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ occurrence ऑफ अ डिजीज इन अ पॉपुलेशन विद रेस्पेक्ट टाइम और पैलेस। टाइम और पैलेस का रेस्पेक्ट किए बिना, बिना कोई पैटर्न फॉलो किए अगर कोई डिजीज कंडीशन हो रही है तो डायरेक्टली आपको आंसर पता चल गया। कोई पैटर्न नहीं है यार, किसी डिजीज का पैटर्न नहीं है तो फिर ना तो एंडेमिक रहेगा, ना पेंडेमिक रहेगा, ना एपिडेमिक रहेगा, डायरेक्ट आंसर जाएगा एपिडेमिक। क्या जाएगा? स्पोरियाडिक। क्या जाएगा? स्पोरियाडिक। तो ऑप्शन पहला एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक, तीनों इसके रिगार्डेड गलत है, क्योंकि यहां पर किसी भी टाइप की कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं किया जा रहा है टाइम और पैलेस के रिगार्डेड। आपका डायरेक्टली आंसर जाएगा स्पोरियाडिक। क्या जाएगा? स्पोरियाडिक, बिल्कुल राइट आंसर है। आ रहा है समझ में? बिल्कुल, तीनों टर्मिनोलॉजी के रिगार्डेड अलग अलग क्वेश्चन हमने देखे, और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अगर आपको याद है तो 100% 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं इनमें से हर बार। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन है, समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है अफेक्टिंग लार्ज पॉपुलेशन एरिया एक्सटेंडिंग, ठीक है, लार्ज ग्रुप लिखा है, अफेक्टिंग द लार्ज पॉपुलेशन ग्रुप एक्सटेंडिंग टू अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया सच एज नेशन, कंटिनेंट एंड वर्ल्ड इज कंसिडर्ड। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन रिपीट करता हूं, आंसर बता देना फटाफट से। पहला ऑप्शन है एंडेमिक, सेकंड ऑप्शन है एपिडेमिक, थर्ड ऑप्शन है स्पोरियाडिक, फोर्थ ऑप्शन है पैंडेमिक। जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी कोविड-19 आपका चल रहा है, जिसके कारण से पूरा नेशन, पूरा कंटिनेंट, पूरा वर्ल्ड अभी लड़ रहा है, तो ऐसी कोई डिजीज कंडीशन जो कि लार्ज पॉपुलेशन ग्रुप अफेक्ट हो रहा है, लार्ज पॉपुलेशन ग्रुप अफेक्ट हो रहा है, पूरा ज्योग्राफिकल एरिया अफेक्ट हो रहा है, पूरा नेशन अफेक्ट हो रहा है, पूरा कंटिनेंट जोन अफेक्ट हो रहा है, पूरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, ऐसी कंडीशन अगर आती है, डायरेक्टली आपका आंसर जाता है पेंडेमिक। जैसा कि एग्जांपल कोविड-19 आप मान सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक जो एपिडेमोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है उससे रिगार्डेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है, चाहे वो एपिडेमिक आए, चाहे एंडेमिक आए, चाहे स्पोरियाडिक आए, चाहे पेंडेमिक आए, कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि सभी तरीके से क्वेश्चन को मैंने मोल्डेड करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। चलिएगा मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने है 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी वेरियस इंफॉर्मेशन फॉर। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी के अंदर वेरियस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर, समझ में आ रहा है? डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी जो होती है किसके रिजल्ट, किसके रिगार्डेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, मेकिंग कम्युनिटी डायग्नोसिस। सेकंड ऑप्शन देखिएगा, प्रोवाइड क्लू टू इटियोलॉजी। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। चलिएगा आंसर बताइएगा क्या करेक्ट आंसर है, और डी ऑप्शन है यहां पर ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी से आंसर बताइएगा क्या करेक्ट आंसर है। जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी होती है वो किसके रिगार्डेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी किसके रिगार्डेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? जल्दी से आपको आंसर देना है, फिर करेक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा। जल्दी से कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां पर कम्युनिटी डायग्नोसिस प्रोवाइड कर सकता है, एटियोलॉजी के रिगार्डेड क्लू प्रोवाइड कर सकता है, उसके अलावा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इंप्लीमेंटेशन करवा सकता है हेल्थ केयर सर्विसेज से रिगार्डेड। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन के रिगार्डेड। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन के रिगार्डेड। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है, एनालाइटिकल एपिडेमोलॉजी कंसिस्ट। जो एनालिटिकल एपिडेमोलॉजी होती है उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है? एनालिटिकल एपिडेमोलॉजी के अंदर क्या क्या शामिल होता है? आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन है यहां पर है केस कंट्रोल स्टडी, सेकंड ऑप्शन है कोहर्ट स्टडी, थर्ड ऑप्शन है स्टैटिक्स, फोर्थ ऑप्शन है ए एंड बी। जल्दी से आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। जो एनालिटिकल एपिडेमोलॉजी होती है उसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं? एनालिटिकल एपिडेमोलॉजी के अंदर क्या क्या शामिल होते हैं? आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन है केस कंट्रोल स्टडी, सेकंड ऑप्शन है कोहर्ट स्टडी, थर्ड ऑप्शन है स्टैटिक्स और फोर्थ ऑप्शन है ए एंड बी। जल्दी से आंसर बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ए एंड बी। जो एनालिटिकल एपिडेमोलॉजी उसके अंदर केस कंट्रोल स्टडी शामिल है, उसके अंदर कोहर्ट स्टडी शामिल होती है, उसके अंदर स्टैटिक्स शामिल नहीं होती। स्टैटिक्स जनरली जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है उसके अंदर शामिल होती है। याद रहे दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होता है? डी ऑप्शन बिल्कुल आपका आंसर हो जाता है, ए एंड बी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि इग्नू यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम हुआ है प्रीवियसली उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। चलिएगा क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, द हॉलमार्क फीचर ऑफ एनालिटिकल एपिडेमोलॉजिकल स्टडी। जो एनालिटिकल एपिडेमोलॉजिकल स्टडी होती है उसका हॉलमार्क साइन क्या है, उसका हॉलमार्क फीचर क्या है? कुल मिलाकर यहां पर यह कहा गया है कि जो एपिडेमोलॉजिकल स्टडी अपन करते हैं उसके अंदर स्टडी किस टाइप से करते हैं, उसका फीचर बता दीजिए, वो पूछा है। चलिए पहला ऑप्शन यहां पर यूज ऑफ एप्रोप्रिएट कंपैरिजन ग्रुप, सेकंड ऑप्शन है लेबोरेटरी कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस, थर्ड ऑप्शन है पब्लिकेशन इन अ पीर रिव्यूड जर्नल, और फोर्थ ऑप्शन है स्टैटिकल एनालिसिस यूजिंग द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। जल्दी से आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन यहां पर है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट कंपैरिजन, सेकंड ऑप्शन है लेबोरेटरी कंफर्मेशन
ऑफ द डायग्नोसिस, थर्ड ऑप्शन है पब्लिकेशन इन पीर रिव्यूड जर्नल, और फोर्थ ऑप्शन है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूजिंग द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। चल जल्दी से आंसर बता दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं सबको याद होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर जस्ट अ मिनट। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा बिल्कुल राइट आंसर है? क्योंकि यहां पर देखिएगा जो एनालिटिकल स्टडी होती है, बेसिकली एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल जो स्टडी होती है उसके अंदर बेसिकली अभी अपन ने बात की कोहॉर्ट स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी दोनों को शामिल किया जाता है, जिनमें बेसिकली दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक केस और दूसरा कंट्रोल। एक केस ग्रुप होता है उसमें, दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है। दोनों के बीच में यानी दो अलग अलग पक्ष बना दिए जाते हैं, उनमें कंट्रोल कंपैरिजन किया जाता है, यानी कंपैरिजन बेसिस पर ये स्टडी होती है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एप्रोप्रिएट कंपैरिजन करवाए जाते हैं, एप्रोप्रिएट कंपैरिजन ग्रुप यहां पर बनवाए जाते हैं और उनके रिगार्डेड यहां पर स्टडी किया जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन उनको मिलता रहे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो वो जो भी इंटरेस्टेड है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 96 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन एनालाइजिंग सर्वाइलेंस डाटा बाय एज विच ऑफ दी फॉलोइंग एज ग्रुप इज प्रीफर्ड। देखिए क्वेश्चन यहां पर ये है कि जो एनालाइजिंग सर्वाइलेंस के लिए जो डाटा लेते हैं बाय एज के अकॉर्डिंग जो डाटा लेते हैं वो फॉलोइंग किस ग्रुप के अंदर प्रीफर्ड किया जाता है, या फॉलोइंग कौन सा ग्रुप यहां पर प्रीफर्ड किया जा सकता है। पहला ऑप्शन देखेगा 1 ईयर एज ग्रुप, सेकंड ऑप्शन देखेगा 5 ईयर एज ग्रुप, थर्ड ऑप्शन देखेगा 10 ईयर एज ग्रुप, फोर्थ ऑप्शन देखेगा डिपेंड ऑन द डिजीज कंडीशन। चलिएगा, जल्दी से आंसर आपको देना है फटाफट से। चलिए, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके रिगार्डेड डिपेंड होता है वो डिजीज पर डिपेंड होता है, उसी के रिगार्डेड यहां पर ग्रुप प्रीफर्ड किया जाता है। याद रहे, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए। देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आगे आंसर ऑप्शन देखते हैं। एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि काफी इजी और काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, 97 नंबर क्वेश्चन है। अ स्टडी इन विच चिल्ड्रन आर रैंडमली असाइंड टू द रिसीव आइदर न्यूली फॉर्म्ड वैक्सीन, यानी जनरली कह सकते हैं कि एक नई वैक्सीन बनाई गई है और नई वैक्सीन बनाने के लिए, नई वैक्सीन को यहां पर यूज करने के लिए उसको और द करंटली अवेलेबल वैक्सीन एंड रीफॉलोड द मॉनिटर द साइड इफेक्ट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ईच वैक्सीन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ स्टडी। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो समझिएगा, मैं बताता हूं। क्वेश्चन ये है कि नई वैक्सीन बनाई गई, जैसा कि अभी आपने देखा कोविड-19 के अंदर अलग अलग वैक्सीन बनाई गई, उसके लिए क्या किए गए? ट्रायल किए गए। क्या किए गए? ट्रायल वगैरह किए गए। तो कोई भी वैक्सीन नई बनाई हुई है, यहां पर नई वैक्सीन बनाकर अवेलेबल करवाई है। अब उस वैक्सीन को फॉर्म करने के बाद उसके साइड इफेक्ट क्या रहते हैं, उसका इफेक्टिवनेस क्या होता है, उसको चेक करने के लिए कुछ बच्चों को रैंडमली सेलेक्ट करना है। कुछ बच्चों को रैंडमली सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके उन पर उनका साइड इफेक्ट और इफेक्टिवनेस चेक करना है। तो ये किस टाइप की स्टडी? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, फिर आंसर आपको देना है जल्दी से। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, पहला ऑप्शन है यहां पर एक्सपेरिमेंटल स्टडी, सेकंड ऑप्शन यहां पर क्लिनिकल ट्रायल, थर्ड ऑप्शन यहां पर केस कंट्रोल स्टडी, थर्ड ऑप्शन यहां पर फोर्थ ऑप्शन यहां पर है ए एंड बी। यहां पर ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा आप, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी है, ये यहां डी है। ठीक है, यहां पर गलत हो गया ऑप्शन, परेशान नहीं होना बिल्कुल। तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन उसके बाद ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल स्टडी, क्लिनिकल ट्रायल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी या फिर ए एंड बी। जल्दी से आंसर देना है, फिर करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूं। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ नंबर का होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ नंबर का होगा, जिसके अंदर ए और बी बिल्कुल सही है। देखिए इस टाइप की जो स्टडी होती है उसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहते हैं। इस टाइप की जो स्टडी होती है उसको क्लिनिकल ट्रायल विद
क्लिनिकल ट्रायल स्टडी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चे, मान के चले कोई वैक्सीन बनाई है और उस वैक्सीन को उसके साइड इफेक्ट चेक करने के लिए, उसका इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए उसको यूज करना है। तो रैंडमली कम्युनिटी में जाकर कुछ बच्चे उठा लेंगे, रैंडमली, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर उसको उठाए, कुछ बच्चे रैंडमली उठाते हैं और रैंडमली सेलेक्ट करने के बाद उन पर ट्रायल किया जाता है, इसलिए इसको क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। उसके बाद ये क्या है, एक तरफ का एक्सपेरिमेंट है, इसलिए एक्सपेरिमेंटल भी इसको कहते हैं। यानी दोनों फीचर्स यहां पर होते हैं, दोनों टाइप की स्टडी करके हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल और क्लिनिकल ट्रायल इसके अंदर आ जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों ऑप्शन यहां पर सही हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 98 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन सिंपल सा है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, 98 नंबर क्वेश्चन में कहता है अ कोहर्ट स्टडी डिफर फ्रॉम द केस कंट्रोल स्टडी। दो टाइप की एनालिटिकल स्टडी के अंदर दो टाइप की स्टडी शामिल होती हैं, आप सबको बता दिया मैंने। दो टाइप की स्टडी शामिल होती है एनालिटिकल स्टडी के अंदर। पहली एनालिटिकल स्टडी के अंदर शामिल होती है ये केस कंट्रोल स्टडी, दूसरी स्टडी होती है कोहर्ट स्टडी। तो यहां पर बताना है कि कोहर्ट स्टडी जो केस कंट्रोल स्टडी है उससे किस तरीके से डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है दोनों में आपस में, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है कि केस कंट्रोल स्टडी और कोहर्ट स्टडी में आपस में क्या डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आपको बताना है। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, ऑप्शन थोड़े बड़े हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन यहां पर है सब्जेक्ट आर एनरोल्ड एंड कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपोजर स्टेटस इन अ कोहर्ट स्टडी बट नोट इन केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट को एनरोल किया जाता है उनकी कैटेगरी वाइज, किस पर बेसिस करके, एक्सपोजर स्टेटस पर, कि वो किस तरीके से एक्सपोज हुए हैं, किस तरीके से एक्सपोजर स्टेटस उनका है, उसके बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है कोहर्ट स्टडी के अंदर। लेकिन केस कंट्रोल स्टडी के अंदर ऐसा नहीं होता है। एक तो डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस अपन देखें, सही डिफरेंस बताना है, ध्यान रखें दोनों में डिफरेंस अपन को देखना है। पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड देखिएगा, सब्जेक्ट आर आस्क्ड अबाउट दियर एक्सपोजर स्टेटस इन अ कोहर्ट स्टडी। कोहर्ट स्टडी के अंदर सब्जेक्ट से खुद से पूछा जाएगा, जिससे वो एक्सपोजर हुआ है उससे पूछा जाएगा, लेकिन केस कंट्रोल में ऐसा नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो कोहर्ट स्टडी रिक्वायर मेनी ईयर टू कंडक्ट। कोहर्ट स्टडी में ज्यादा टाइम लगता है कंडक्ट करने में, लेकिन केस कंट्रोल में ऐसा नहीं होता है। डी ऑप्शन है कोहर्ट स्टडी आर कंडक्टेड टू इन्वेस्टिगेट क्रोनिक डिजीज, केस कंट्रोल स्टडी आर यूज टू इन्फेक्शन डिजीज। क्या ऐसा है? यानी कोहर्ट स्टडी को तो जो क्रोनिक डिजीज है उसमें काम में लिया जाता है और केस कंट्रोल में जो इन्फेक्शन होता है जनरली उसमें काम में लिया जाता है। तो जल्दी से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन मैंने रिपीट कर दिया, एक बार फिर से आप देख सकते हैं, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चलेगा, अब यहां पर एलिमिनेशन मेथड लगाकर इसको सोल्व करते हैं। चलेगा, एलिमिनेशन मेथड लगाकर अपन इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले डी ऑप्शन पर चलते हैं और यहां पर क्या लिखा है देखिए, कोहर्ट स्टडी आर द कंडक्ट टू इन्वेस्टिगेट द क्रोनिक स्टडी बट केस कंट्रोल स्टडी आर यूज टू इन्फेक्शन। ऐसा नहीं है, ये तो गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोहर्ट स्टडी को केवल क्रोनिक स्टडी के अंदर ही, क्रोनिक डिजीज के अंदर ही काम में लिया जाए, इन्फेक्शन के लिए काम में नहीं लिया जाए, या फिर केस स्टडी को केवल इन्फेक्शन के लिए काम में लिया जाए, इसके लिए काम, ये तो गलत ऑप्शन है आपका, ये तो सही डिफरेंस यहां पर नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका कट गया। उसके बाद सी ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, कोहर्ट स्टडी रिक्वायर मेनी ईयर टू कंडक्ट बट केस कंट्रोल स्टडी डू नॉट। देखिएगा यहां पर ये लिखा है कि कोहर्ट स्टडी को कंडक्ट करने के लिए काफी ज्यादा टाइम की जरूरत होती है, काफी ज्यादा सालों की जरूरत होती है, लेकिन केस कंट्रोल में ऐसा नहीं होता है। तो ये भी गलत है, ऐसा भी टाइम पीरियड से भी कोई बॉन्डिंग यहां पर नहीं है। उसके अलावा बात करें बी ऑप्शन की, तो यहां पर देखिएगा सब्जेक्ट आर आस्क्ड टू देयर एक्सपोजर इन कोहर्ट स्टडी। कोहर्ट स्टडी के अंदर जो सब्जेक्ट है उससे आस्क किया जाता है, पूछा जाता है स्टडी के बारे में,
ठीक है, बट नोट केस स्टडी, बट नोट केस कंट्रोल स्टडी, लेकिन केस कंट्रोल स्टडी में ऐसा नहीं होता, ये भी गलत है, ये भी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट जो होता है उसको एनरोल किया जाता है और कैटेगराइज किया जाता है, एनरोल किया जाता है और कैटेगराइज किया जाता है कि वो किस तरीके से एक्सपोजर हुआ है, किस तरीके से उसके पास एक्सपोजर स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज किया जाता है। लेकिन अगर अपन बात करें कोर्ट स्टडी की, तो कोर्ट स्टडी में ऐसा नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल सही डिफरेंस है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको समझिएगा और केस कंट्रोल स्टडी, कोर्ट स्टडी को थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 99 नंबर क्वेश्चन है, काफी सीधा सा क्वेश्चन है। बीसीजी वैक्सीन इम्यूनाइजेशन, बीसीजी इम्यूनाइजेशन इज किस लेवल का प्रिवेंशन है? सीधा सा क्वेश्चन है यार, इसमें क्या बताना, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, बार बार बता रहा हूं, इसमें एक ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो बीसीजी इम्यूनाइजेशन के रिगार्डेड कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है? क्या प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, क्या सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, क्या टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, क्या ऑल ऑफ दीज है? जल्दी से आंसर देना है। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है इसके अंदर आपको एक तो लेते हैं हेल्थ प्रमोशन और लेते हैं हेल्थ प्रमोशन लेते हैं और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लेते हैं, ये लेते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लेते हैं। तो हेल्थ प्रमोशन तो अपन एजुकेशन के थ्रू करते हैं और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अपन इम्यूनाइजेशन के थ्रू करते हैं। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव्स अपन यहाँ पर यूज करते हैं, उसके अलावा अदर कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यहां पर काम में लिए जाते हैं। तो ये सारे टाइप है, ये टाइप है। अगर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात की जाए तो प्राइमरी प्रिवेंशन है, और हेल्थ प्रमोशन की बात की जाए तो ये है, अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सेकेंडरी है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन की बात की जाए तो टर्सरी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है लेवल ऑफ प्रिवेंशन से रिगार्डेड जो क्वेश्चन है काफी सारे मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं, ऑलरेडी मैंने प्रीवियसली सेशन में बता रखे हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन से रिगार्डेड आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। तो उन लेवल ऑफ प्रिवेंशन के सेशन को कभी भी भूलना नहीं है, एक बार जरूर विजिट करना है जैसे ही आपको टाइम मिले। चलेगा, आज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास है, 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे, फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। क्वेश्चन ये कहता है, 100 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? कंडक्टेड वाज, कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1911 में, सेकंड ऑप्शन है 1901 1901 में, थर्ड ऑप्शन है 1891 1891 में, फोर्थ ऑप्शन है 1881 1881 में। जल्दी से आपको आंसर कमेंट करना है। कमेंट कैसे करना है? लिखना है 100 के बाद लिखना है ए सही है तो ए, बी सही है तो बी, सी सही है तो सी और डी सही है तो डी, और उसके बाद आपको कमेंट क्या कर देना है? सबमिट कर देना है। आपका कमेंट मेरे पास पहुंच जाएगा, मैं देख लूंगा और मैं आपको बता दूंगा। चलेगा, नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूं यहां तक कि आज के क्वेश्चन आपने काफी अच्छी तरीके से पढ़े होंगे।